वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि इस चैनल पर हमने सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी की थी और आज आपका एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम जो पेपर आया, मतलब साइंस का क्या बोले, मैथ्स का मतलब पेपर जो था इस बार काफ़ी टफ आया। टाइम मैनेजमेंट का इशू सारे बच्चों को बहुत रहा। देखिए, अगर मैं कंटेंट की बात करूं साइंस में, बिल्कुल सच सच बात यह है कि 12 से 13 क्वेश्चन जो है बिल्कुल पढ़े हुए थे, प्रीवियस ईयर से रिपीट थे, सब कुछ। आपको 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे। 6 से 7 क्वेश्चन कंटेंट में बिल्कुल हायर लेवल आए, जिनका लेवल काफ़ी हाई था। सेम ऐसी पैडागोजी में रहा, 5 से 6 क्वेश्चन आप कर सकते थे, 3 से 4 क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई रहा। तो कुल मिलाकर 30 में से 20, 21, 22 जो है वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे साइंस में। और मुझे ऐसा लगता है कि 20, 21, 22, 23 वाले जो हैं, इस बार सबसे ज़्यादा वही नंबर आएगा। उससे ज़्यादा शायद मुश्किल है जो नंबर आपके साइंस में इस बार पहुँचे। पेपर का लेवल काफ़ी हाई था और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हायर लेवल जो हैं कंटेंट में पूछे गए, जिनको करना शायद मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए रहा होगा। चलिए हम देखते हैं सारे क्वेश्चन जो साइंस में पूछे गए। अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि आपको 100% करेक्ट ऑप्शन जो है मैं बताऊँ। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें और पता चल पाएगा, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपने कितना स्कोर किया, क्या आपका साइंस में स्कोर रहा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो सॉइल वाले चैप्टर से बना। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्ले सॉइल के बारे में, लोमी सॉइल के बारे में और सैंडी सॉइल के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया था कि गलत कथन जो है वो हमें यहाँ पर पहचानना है कि हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये जो क्लेट सॉइल होती है ये ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू लूमी सॉइल। दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा जो होती है वो अधिक उर्वरक होती है। देखिए, फर्टाइल की यहाँ पर अगर हम सेंस लेंगे तो ये जो ह्यूमस होता है, ये ह्यूमस जो है सबसे ज़्यादा क्लेट सॉइल में ही पाया जाता है। और जहाँ पर ह्यूमस कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो सॉइल की ज़्यादा हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ पर सही मानेंगे। क्लेट सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लोमी, ये पूरी तरह से गलत है। दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक जो होती है सुवातित होती है। ये हमने पढ़ा है कि जो ये क्लेट सॉइल होती है सबसे कम एरिएटेड होती है, उसके बाद लोमी आती है और सबसे ज़्यादा जो एरिएटेड, सबसे ज़्यादा तो वातन होता है, गैप होता है, वो आपका सैंडी सॉइल में होता है। तो ये बेटर एरिएटेड नहीं होती लोमी सॉइल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम एरिएटेड होती है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही किया होगा, मतलब ये यहाँ पर गलत है, तो सेकंड ऑप्शन वालों को पूरा 1 मार्क्स जो है यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी फर्स्ट ऑप्शन में भी थोड़ा सा डाउट है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्टिलिटी के कंपैरिजन में, देखिए, क्योंकि इसमें जब हम एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर दिया है कि क्ले सॉइल जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है और जहाँ ह्यूमस ज़्यादा होगा वहाँ हम फर्टिलिटी को ज़्यादा कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये सही मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है सेकेंड ऑप्शन जिन बच्चों ने किया होगा गलत जो है वो यहाँ पर ये हो जाएगा। बाकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो क्ले सॉइल में ज़्यादा होती है लोमी से, ये बात भी सही है। और जो क्ले सॉइल के पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं आपकी चिकनी मृदा में, वो दुमटी मृदा के कंपैरिजन में काफ़ी क्या होते हैं, आपके छोटे होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, देखिए ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक से ही है, कॉलम में ये आपको दे रखा है, मैंने देखा था, चेक किया। ये जो आपका कंबस्चन एंड फ्लेम वाला चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन उठा लिया। आपके एनसीईआरटी के बॉक्स में ये पूरा लिखा हुआ है और वहीं से ये क्वेश्चन आपका ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स, निम्न में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही किया होगा उनका पूरी तरह से आंसर सही होगा। कांच का जो चूर्ण होता है और जो लाल फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, ये आपके मैच बॉक्स के रबिंग सरफेस पर पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन ओनली ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोराइड। द रबिंग सरफेस जो है उसमें क्या होता है, पाउडर्ड ग्लास होता है, आपका जो है ग्लास का चूर्ण होता है और साथ में क्या होता है, रेड फॉस्फोरस होता है जो कि कम डेंजरस होता है। और ये जब स्टक करता है रबिंग सरफेस पर तो ये जो रेड फॉस्फोरस है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाइट फॉस्फोरस में। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जिन बच्चों ने टिक किया है उनका पूरी तरह से सही होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका इजी था, काफ़ी बार करा है। डैश ए एंड बी सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन रिसीव ऑर्डर फ्रॉम डैश ग्लैंड। देखिए, रिसीव जो ऑर्डर करते हैं, मास्टर ग्लैंड जो है वहाँ से अगर ऑर्डर आता है तब ये अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ये बहुत इजी था। पीयूष ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से आप पहचान जाते। ग्लैंड से यहाँ पर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि है, क्योंकि यही ऑर्डर देती है और इसके ऑर्डर से ही क्या होता है, थायराइड हो चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, ये क्या करते हैं, अपने जो हार्मोन है वहाँ पर क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं, उनका स्त्रावन जो है वहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने टिक किया है उनका पूरी तरह से सही होगा। और मुझे
मुझे लगता है जो इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे थे उन्होंने ये क्वेश्चन 100% सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट क्वेश्चन है। 7 जनवरी में क्वेश्चन बना था, वहाँ से उठा के फिर से पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी 100% आपने सही किया होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फैक्ट। सूचित चित्र कैमरे द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस तथ्य को उपयुक्त व्याख्यान जो है वो यहाँ पर प्रदान करता है। यहाँ से हमें पता चलता है, आप नोट्स में भी देखेंगे नीचे वाली लाइन में लिखा था, ये बताता है लाइन क्या होता है, ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। यहीं से रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने टिक किया होगा उनका पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, आंसर सही होगा। ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपके लिए। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंप्राइजिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल फ्लावर। निम्न में से द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों को हमें यहाँ पर बताना था। तो देखिए कुकुम्बर वाले जो ऑप्शन है, पपाया वाले ऑप्शन जो है ये यहाँ से हटेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, नोट्स में भी है आपका। मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया जिन बच्चों ने टिक किया होगा पूरी तरह से उनका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1। यहाँ जिन बच्चों ने ये टिक किया होगा, और मुझे लगता है सभी ने ये सही किया होगा, ईजी क्वेश्चन था ये। देखिए ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है, स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अमाशय जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो उत्पन्न करता है, जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। ये बात तो सही है, असर्शन तो हमारा पूरी तरह से सही है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको नीड होती है एसिडिक मीडियम की टू एक्ट, बिल्कुल पाचन रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है हमारा जो अमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है और वो मदद करता है फिर भोजन के भंजन में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो पूरी तरह से सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर उसकी सही व्याख्यान कर रहा है। ये देखिए जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, इसीलिए हमारा स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकालता है, जो फूड के ब्रेक डाउन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन बच्चों ने यहाँ पर टिक किया होगा उनका आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए ऑफिशियल आंसर की नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग है और मुझे ऐसा लगता है यही आपकी ऑफिशियल रहेगी। तो आप देख लीजिएगा आपके कितने आंसर जो है यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका एग्जाम में बना। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। नाइट्रोजन योगीकरण शब्द का क्या अर्थ है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दिया होगा, जो यहाँ पर गलत है। अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्जन नाइट्रिफिकेशन होता है। यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रोगलायक रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो रूपांतरण होता है, यही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था, ये क्वेश्चन आपके लिए अलग था। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। उन समूचे की पहचान कीजिए जिसमें अन्यत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। मतलब जो टेम्परेचर के अनुकूल अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे परिवर्तित नहीं कर पाते, वो आपके कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पर जो रेप्टाइल और इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो इस कैटेगरी में आपके आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ पर हम जाएंगे, सर्प, मेंढक और कॉकरोच। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 टिक किया है उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में बना। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी से पूछा गया है और मुझे लगता है कुछ बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैज़ द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। निम्न में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में जो न्यूनतम स्थिर ऊर्जा है वहाँ पर होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे आपने तीर कमान देखा होगा, उसमें आप तीर को जब खींचते हैं तो पीछे जितना आप खींचेंगे, जैसे बॉल को आप ऊपर तक खींच रहे हैं, तो जिस समय सबसे आपने मतलब मैक्स खींचा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। मतलब इकट्ठा करके एक साथ वाली जो एनर्जी होती है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे बॉल को आप नीचे से ऊपर ले गए तो हाइट पर, मैक्स हाइट पर जहाँ तक आप बॉल को ले गए तो उस समय बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि स्थिर ऊर्जा जो है स्प्रिंग में सबसे कम कब होगी, तो वो ऑप्शन नंबर 2 के केस में होगी, जब स्प्रिंग को ना तो हम कंप्रेस कर रहे हैं, ना ही उसको खींच रहे हैं, ना ही हम पुल आउट कर
कर रहे हैं वो सिंपली ग्राउंड में ऐसे ही है, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिर ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है। स्प्रिंग को ना तो हम संपीड़ित कर रहे हैं, ना कंप्रेस कर रहे हैं, ना ही उसको पुल आउट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वह सिंपल भूमि में पड़ा है, तो उस केस में जो स्थिर ऊर्जा होती है वो वहाँ पर न्यूनतम होती है। अगर क्वेश्चन आगे कभी बन जाए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम के केस में व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और पुल्ड आउट एट द मैक्सिमम, जब स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस भी हाई, मतलब सबसे ज़्यादा उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खींच रहे हैं, उन दोनों ही केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिर ऊर्जा जो होती है वो वहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, आपका सही होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड टिक किया उनको आंसर पूरा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन था, मुझे लगता है यहाँ पर सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन में तुक्का ही लगाया होगा। निम्न में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोनों के दोनों एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, किलोजूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और वॉट सेकेंड, दोनों के दोनों यहाँ पर एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने टिक किया होगा उनका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ईजी था। देखिए पिछली बार तक आपके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बनते रहते कि एक ऊपर फोर्स लग रही है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए कि नीचे फोर्स लग रही है, तो वहाँ पर फोर्स एक्चुअल में एक्ट क्या कर रही है, तो वहाँ पर फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। वैसे भी यहाँ पर कोई वैल्यू, कोई आपसे फॉर्मूला तो आपने पढ़ा नहीं था, तो मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है वो टिक किया होगा। अ फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक जो ऊंचाई से 15 ग्राम के द्रव्यमान का जो पंख है उसको छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, तो उसका नेट बल कितना होगा, नेट फोर्स उस पर कितनी होगी। देखिए वेलोसिटी यहाँ पर जो वेग है वो कांस्टेंट है। अब देखिए ये आपने, अगर मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे वहाँ पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, त्वरण का, एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था। वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला भी काफ़ी बार बताया। देखिए ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट हैं, लेकिन अगर आपने सारी वीडियो सब कुछ अच्छे से देखा था तो आप चीज़ों को लिंक कर सकते थे। मैंने काफ़ी बार आपको फॉर्मूला बताया था फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। त्वरण, अगर त्वरण में परिवर्तन होगा तभी फोर्स में यहाँ पर चेंज होगा, अगर त्वरण एक्सीलरेशन यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि वेलोसिटी जो वेग है वो कांस्टेंट है, अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है जो वेग में परिवर्तन है वो यहाँ पर शून्य होगा। अब जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण जो है, एक्सीलरेशन जो है वो जीरो होगा, और जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो जो नेट फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही होगी सीधी सी बात है वो जीरो होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, वो काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है, बहुत ही अलग तरीके से पूछा भी गया है, हायर लेवल क्वेश्चन है, अपने तुक्के के हिसाब से आप लगा सकते थे और मुझे लगता है यहाँ पर आप बड़े आसानी से अच्छे से तुक्का लगा सकते थे। कॉलम ए में कुछ यहाँ पर जो है अवशिष्ट दिए हैं, उनके जो अपघटन की डिकम्पोज होने में जो जितना समय उनको लगता है उनसे हमें मैच करना था। अब ये तो आपको 100% पता है कि जो प्लास्टिक की बॉटल होती है, प्लास्टिक की जो बोतल हैं, उन्हें डिकम्पोज होने में, उन्हें अपघटन होने में बहुत साल लगते हैं। तो ए का मिलान तो पक्का 5th से होता है, ये तो सभी बच्चों ने अपने माइंड में सोचा होगा। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि या तो पहला ऑप्शन सही है या मेरा 4th ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पर जो सिल्क स्कार्फ होता है वो ऑलमोस्ट 1 to 5 ईयर में क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो सिल्क स्कार्फ के साथ 4 वर्ष में हम चले जाएंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया है उनका सही होगा। कॉटन की जो शर्ट जो है वो 2 से 5 मंथ हो जाएगी। बनाना पील जो है वो आपका कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपके 1 से 2 वीक हो जाएगा। और जो पेपर है वो आपका 10 से 30 दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये क्वेश्चन इजी था, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने जैसे बोला 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे। सेम ऐसी पेडागोजी में थे 5 से 7 क्वेश्चन। तो मैं समझती हूँ जिन बच्चों ने 20-21 स्कोर किया वो इसमें साइंस का इस बार हाईएस्ट स्कोर ही रहेगा, क्योंकि इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज और आर करेक्ट। निम्न में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही हैं। ऑल जो सेल होते हैं, जो सभी सेल हैं, सभी कोशिकाएं हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं और उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जबकि हम एग की बात करें, मुर्गी का एग हो चाहे आपका ऑस्ट्रिच का एग हो, वो भी तो सिंगल सेल ही होता है, तो उसे तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर हो गई गलत। अब हम पढ़ते हैं क्या सभी सेल में सेल वॉल होती है। हमारे जो सेल होते हैं एनिमल सेल, उनमें सेल वॉल नहीं होती, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। ऑल हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सभी में क्या होता है,
क्या होता है आपकी केंद्रीय झिल्ली होती है, ये बात भी गलत है। जब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, पुराने वाले होते हैं, उनमें वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन जो है उनके सेल में नहीं देखने को मिलता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो यहाँ पर ये जो है सी भी गलत हो गया। ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल जो जितने भी सेल होते हैं सभी में क्या होता है, कोशिका झिल्ली जरूर होती है। तो ओनली डी जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जिन बच्चों ने ठीक किया होगा, और मुझे लगता है जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए थे सबने ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो पूरी तरह से सही यहाँ पर क्या होगा कि केवल डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी आपका थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन यहाँ पर बना। एक आयन है जिसमें X3+ है, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपने लूज कर देता है, और वो एलिमेंट X के बारे में जो तत्व है यहाँ X, उसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु जो क्रमांक है वो हमें दे रखा है, और उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हायर लेवल तो है ही थोड़ा सा। देखिए अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, कोई भी तत्व होता है, उस तत्व के अंदर, एलिमेंट के अंदर, उसमें एक सबसे छोटा कण होता है जिसे हम एटम बोलते हैं, और उस एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमें देखने को मिलती है। सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं -4 जिन पर होता है, ये इर्द गिर्द क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये +3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए हैं, लूज हो गए हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो गए हैं। अब देखिए याद रखिए, जो भी एलिमेंट, जो भी तत्व है, जितना उसका एटॉमिक नंबर दिया होता है, परमाणु क्रमांक दिया होता है, वही रिप्रेजेंट करता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पर होती हैं। क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का, तत्व का 13 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ 13 होंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ 13 होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, जिसकी वजह से 3 यहाँ से चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके 10 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपके 13 रहेंगे। अब जो एटॉमिक मास हुआ होता है, जो आपका परमाणु द्रव्यमान दिया होता है, सेंटर में जो एटॉमिक मास है वो कॉम्बिनेशन है किसका, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो हमें प्रोटॉन इसमें पता चल गए कितने हैं, वो 13 हैं। टोटल हमें इसका भार जो है वो पता है कितने हैं, 27। प्रोटॉन उसमें 13 है, तो बचे हुए क्या हैं, उसमें वो न्यूट्रॉन है। अब 27 में से 13 आप माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 14 निकल कर आ जाएंगे। अब देखिए सीक्वेंस कैसे पूछा है, पहले आपसे प्रोटॉन पूछे हैं, तो प्रोटॉन तो यहाँ पर क्या होंगे, हमारे 13 होंगे। फिर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, वो कितने होंगे, हमारे 10 होंगे। और फिर हमसे न्यूट्रॉन पूछे हैं, वो हमारे कितने होंगे, 14 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन बच्चों ने टिक किया होगा वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले इसने प्रोटॉन का सीक्वेंस पूछा है, इसलिए पहले 13 आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का पूछा है, फिर 10 आएगा, और फिर न्यूट्रॉन का पूछा है 14 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी ये भी हाई लेवल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये गलत है। इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होती है वो सदिश नहीं, वो आपकी अदिश राशि होती है। तो ए तो हमारा सत्य नहीं होगा, और इस जब ये सत्य नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन यहाँ से निकल गए। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ से हम सीधे आंसर पर आ जाते। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही किया होगा उनका आंसर सही है। ये इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन तब भी ये क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी ही होती है, अदिश राशि ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो जिन बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये इजी क्वेश्चन था, ये वही क्वेश्चन था जो हम पढ़ते हैं, डेंसिटी पे आधारित क्वेश्चन था। 4 लिक्विड हैं, 4 द्रव हैं जिनका घनत्व, जिनकी डेंसिटी हमें दी है, और इन सूचना के आधार पर हमें जो सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो बताना था। एक ऑब्जेक्ट जो लिक्विड ए में फ्लोट कर रहा है। अब देखिए जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो लिक्विड ए में फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स उसकी जो डेंसिटी है 485 से, वो सॉरी 785 से कम है। मैंने मान लिया उसकी डेंसिटी 700 है, मान लिया, ठीक है। तो वो मे और नॉट बी फ्लोट इन लिक्विड बी। देखिए अब उसकी डेंसिटी 700 है, अप्रोक्स 785 से तो कम है, और लिक्विड बी की जो डेंसिटी है वो 820 है। तो सीधी सी बात है, वो हमेशा लिक्विड बी में तो तैरेगा ही। और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लिक्विड ए में तैरेगा वो ज़रूरी है नहीं है कि बी में भी तैर भी सकता है, नहीं भी तैर सकता। जबकि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट ए में तैर रहा है तो उसकी डेंसिटी ए से कम होगी, और ए से कम होगी तो वो हमेशा, बी की डेंसिटी तो काफ़ी हाई है, तो उसके कंपैरिजन में तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जो वस्तु है उसकी बिंब की डेंसिटी काफ़ी कम होगी, तो वो हमेशा ही उसमें तैरेगा। और ये कह रहा है वो
वो तैर नहीं भी सकता, इस वजह से ए तो यहाँ पर फर्स्ट तो गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एक बिंब जो द्रव सी में तैर रहा है वह द्रव ए में भी तैर सकता है और नहीं भी तैर सकता, ये बात सही है। इन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी, देखिए लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है तो वो मे और मे नॉट बी फ्लोट इन लिक्विड ए, बिल्कुल। अब देखिए सी में फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स उसकी डेंसिटी इससे कम है, मैंने मान लिया 800 है, हो सकता है डेंसिटी 700 हो, कुछ भी हो सकती है। 800 है तो वो ए में फ्लोट नहीं करेगा और 700 है तो वो ए में फ्लोट भी कर सकता है, सी में तो करेगा ही करेगा। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। जिन बच्चों ने सेकंड ऑप्शन यहाँ पर टिक किया है उनका आंसर पूरी तरह से यहाँ पे सही होगा। अब देखिए उसके अलावा एक ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है लिक्विड बी में, लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स उसकी डेंसिटी 820 से कम है, 820 से कम है, मैंने मान लिया 800 है, तो वो श्योरली फ्लोट करेगा लिक्विड ए में। ज़रूरी थोड़ी, अभी देखिए 800 है तो हो सकता है इसमें ना फ्लोट करे, उस केस में तो ये ज़्यादा हो गई ना, मे और मे नोट भी हो जाता, श्योरली नहीं कह सकते, तो थर्ड भी यहाँ पर गलत है, सेम ऐसी फोर्थ भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिन बच्चों ने यहाँ पर सही टिक किया होगा उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन देयर ओन डीएनए, निम्न में से किन कोशिका अंगों में स्वयं के डीएनए जो है अंतविष्ट होते हैं, तो वो प्लास्टिड, माइक्रोकोन्डिया, न्यूक्लियस में तो होते ही होते हैं, उसके अलावा आपके याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड के अंदर जाता है, और आपका जो माइट्रोकोन्ड्रिया है इनमें भी क्या होते हैं आपके डीएनए, ओन डीएनए होते हैं। तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने यहाँ पर टिक किया होगा उनका आंसर पूरी तरह से यहाँ पे सही होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म सेल का, जो फीमेल एग होता है शुक्राणु का माता के अंडाणु से, और संचय होकर ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं यहाँ पर जायगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और यही युग्मनज जो है सेल और जो है यहाँ पर डेवलप होते हैं, टिश्यू यहाँ पर बनता है, और फिर हम उसे क्या कहलाते हैं, उसे हम भ्रूण कहलाते हैं, एम्ब्रियो कहलाते हैं। और मैंने बताया था ये जाकर चिपक जाता है किसकी वाल पर, जो हमारा फीमेल का यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, और वहाँ से फिर गर्भ बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा उनका आंसर जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बना 19th क्वेश्चन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ से क्वेश्चन आ गया, मुझे लगता है ये भी 100%, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह से सही रहा होगा, और ये क्वेश्चन भी 100% सभी बच्चों ने सही किया होगा जो इस चैनल से जुड़े हुए थे। स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब डिस्टेंस टाइम के केस में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इस तरह वाली लाइन बन जाती है। वेलोसिटी टाइम में अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तब भी इस तरह वाली लाइन बन जाती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने बताया था जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो उस समय क्या होता है, पैराबोला बनता है, तो ये नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन सी नहीं आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस केस में भी इस तरह वाला, चाहे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट में है चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी है, दोनों केस में ही पैरेलल वाली स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ए बी डी इन तीनों केस में हमें स्ट्रेट लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने यहाँ पर टिक किया होगा उनका आंसर पूरी तरह से सही होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। देखिए मैंने की पॉइंट्स में भी बोला था कि आप जो है रिएक्टिविटी सीरीज की जो टेबल है वो देख कर आए, डिस्प्लेसमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, तो उससे ये क्वेश्चन बना, बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जहाँ पर नहीं होगी, देखिए सीधी सी बात है, सिंगल मेटल एल्युमिनियम जो है सॉल्यूशन में पड़े कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर जो है ये कॉपर को निकाल देगा, इट मीन्स रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड केस में देखें, क्या जो आयरन है, बिल्कुल आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर होता है, ये जो पीबी है, लेड है, ये नीचे होता है, तो यहाँ पर ये आयरन सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सीधी सी बात है ये भी सॉल्यूशन में पड़े इसको निकाल देगा, तो दोनों केस में यहाँ पर रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें जिंक जो सिंगल मेटल है, सॉल्यूशन में पड़े कैल्शियम, शियम वाले जो होते हैं वो काफ़ी टेबल में ऊपर होते हैं, जिंक नीचे होगा, तो यहाँ पर ये सिंगल मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन में पड़े मेटल को नहीं निकाल पाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है आपकी नहीं होगी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर टिक किया होगा, बाकी फोर्थ केस में भी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है और वो जिंक को वहाँ से सॉल्यूशन में से निकाल देगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा उनका आंसर पूरी तरह से सही है। इस तरह से हमने कंटेंट के 20 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में बने थे। आप बताइएगा इनमें से आपने कितना जो है स्कोर किया। पेडागोजी के जो 10 क्वेश्चन बने हैं वो चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ जो मुझे लग रहे हैं यहाँ पर ऑफिशियल मतलब आंसर होने चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकों में विस्तृत अधिगम, जैसे आपने देखा था, वो मैंने दिखाया था कि बॉक्स में वहाँ पर लिखा था आपका मैच बॉक्स के बारे में बता रखा था कि उसमें ग्लास होता है, उसमें रेड फॉस्फोरस होता है, इस तरह की चीज़ें। ये जो विस्तृत अधिगम दिया होता है आपके क्या कहते हैं पाठ्य पुस्तकों में, तो ये क्या यहाँ पर बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कह रहा है। पाठ्य पुस्तक में जो विस्तृत अधिगम दिया है के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, वो हमें बताना है। दीज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, ये बच्चों के मूल्यांकन के लिए नहीं होते, टीचर बच्चों का मूल्यांकन करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए होते हैं, ये तो बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी जिज्ञासा, उनका विस्तार करने के लिए होते हैं, ना कि उनके मूल्यांकन करने के लिए होते हैं। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो गलत होगा, बाकी सारे यहाँ पर सही होंगे। ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है, ये बात सही है। दीज आर एन इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन, ये एडिशन जो नॉलेज है बच्चों को यहाँ पर देते हैं। सम ऑफ दीज रिक्वायर स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन देयर ओन, वो खुद से यहाँ पर कंक्लूजन निकालने, जो साइड में लिखा होता है उससे वो खुद अपना दिमाग लगाते हैं और स्वयं से क्या होता है निष्कर्ष निकालते हैं, ये बात भी सही है। सम ऑफ दीज एनहेंस चिल्ड्रन इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट टीचर एंड सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि उसमें क्योंकि एडिशनल पॉइंट लिखे रहते हैं, इसमें कुछ वृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों और समाज के साथ बच्चों की जो अंतःक्रिया है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि वो औरों से भी क्या करते हैं, इन चीज़ों को पूछते हैं। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, इससे हम बच्चों का मूल्यांकन नहीं करते। पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन सही किया होगा उनका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑर्डिनरली नॉट इम्प्लाइज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम, विज्ञान की पाठ्यचर्या में विषय वस्तु वैधता। देखिए क्वेश्चन बन गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। विषय वस्तु वैधता का मतलब होता है जो सिलेबस है वो बच्चों की आयु के अनुरूप ही होना चाहिए, यही आपकी कंटेंट वैलिडिटी ही यहाँ पर क्या कहलाती है, कॉग्निटिव वैलिडिटी। जो संज्ञानात्मक वैधता है वो विज्ञान की यहाँ पर कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, कंटेंट इज अपडेटेड, सामग्री जो है अपडेटेड होनी चाहिए, नहीं अपडेटेड नहीं होनी चाहिए, बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, अवधारणाएं क्या होनी चाहिए, यथार्थ निरूपित होनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट आर ट्राइवलाइज्ड फॉर सम लर्नर, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। तुच्छ तो बिल्कुल नहीं बनाया गया। सी तो पूरी तरह से गलत होगा और एकमात्र यही ऑप्शन में हमें सी भी गलत दिख रहा है। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, गलत होंगे। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है जो पाठ्यचर्या है वो बच्चों की आयु के अनुरूप जो है वहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो जिन बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। टीचर जो है एक्टिविटी करती है अपने स्टूडेंट्स के साथ। दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब, जिनमें क्या होता है 3/4 क्या करते हैं, उनमें वाटर जो है 3/4 पानी उनमें भर देती हैं। 3 परख लिए, उनको ABC क्या कर दिया, लेबल कर दिया गया, उनको नाम दे दिया गया। और जो टेस्ट ट्यूब 1 थी उसमें स्नेल डाला गया। टेस्ट ट्यूब 2 जो थी उसमें क्या करा गया, आपका वाटर प्लांट डाला गया। और टेस्ट ट्यूब C जो थी उसमें वाटर प्लांट और स्नेल जो है तीनों डाले गए। तो अब यहाँ पर टीचर बच्चों से पूछ रही है कि किस टेस्ट ट्यूब में जो CO2 का कंसंट्रेशन है, CO2 का जो उच्चतम सांद्रता है वो कहाँ पर होगी। तो सीधी सी बात है वो स्नेल वाले केस में होगी, क्योंकि स्नेल के केस में क्या होगा, वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। प्लांट के केस में क्या होता है, आपको पता है कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, दोनों है तो इस वजह से यहाँ पर लेस होगा। तो सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा, पानी मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आपको पता है टेस्ट ट्यूब A में होगा। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने पूरा आपको आंसर भी बता दिया। तो कौन सा स्किल जो है टीचर इस केस के थ्रू एम्फेसाइज कर रही है, देखिए मेजर यहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेजर मतलब वैल्यू जो मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो सोच कर बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर मेजर नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन वो यहाँ पर क्वेश्चन उठाने जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। एस्टिमेटिंग और देखिए पूर्व अनुमान, प्रिडिक्टिंग के बारे में मैंने की पॉइंट्स में भी आपको बताया था, वो जब होता है जब हम सिचुएशन से अज्ञात होते हैं। टीचर ने पहले ही बच्चों को चैप्टर पढ़ा दिया है। पढ़ाने के बाद जैसे आपने देखा था कि जब हम कोई चीज़ कर रहे हो तो एस्टिमेटिंग, अनुमान लगाना वहाँ पर बाद में जाएगा। मतलब हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू हम वहाँ पर बता रहे हैं कि जो स्नेल है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एग्जैक्ट देखिए कार्बन मेजरिंग तब होती जब वहाँ पर कोई वैल्यू निकल कर आती, तो मेजरिंग नहीं होगी, यहाँ पर एस्टिमेशन होगा मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आंसर होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं। देखिए मैंने आपको समझा भी दिया क्यों होगा मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1। तो ये फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होना चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ओपन एंडेड से आपका क्वेश्चन बना। मैंने साफ साफ की पॉइंट में लिखा था जब भी आ जाए क्या होगा यदि, तो वो आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन बना भी, तो व्हाट वुड हैपन, सीधे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप यहाँ पर टिक कर देते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने टिक किया होगा उनका आंसर पूरी तरह से सही यहाँ पर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशो साइंटिफिक इशूज इन द स्कूल साइंस करिकुलम। निम्न में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारक के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, ये हमें बताना है। देखिए सोशो साइंटिफिक इश्यूज जो हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे, उनमें सारी चीज़ें आती हैं, डिबेटिंग करना, कॉज रिलेशनशिप जो होती है ना, निष्कर्ष तक पहुंचना, बहस करना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बढ़ाने में सहायक होता है, बिल्कुल ये सोशो साइंटिफिक इशूज इसमें मदद करते हैं। डेवलपमेंट आर्गूमेंटल, इसके लिए तर्क वितर्क के कौशल को विकसित करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिकों को लेकर क्या होती है, परिचर्चा होती है, बहस होती है, तो आर्गूमेंटेशन स्किल कहीं ना कहीं डेवलप होता है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी क्या करता है वहाँ पर कल्टिवेट करता है। डेवलप द कैपेसिटी टू एंगेज इन द एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, बिल्कुल ये बात भी सही है, साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को यहाँ पर क्या होता है, ये विकसित करता है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, तो फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पर कैन नॉट बी कंसिडर होगा, हेल्पफुल इन एप्रिशिएटिंग साइंस एज अ डेफिनेटिव डिसिप्लिन। यह निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है, ये यहाँ पर कुछ भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द करिकुलम प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन द स्कूल। निम्न में से कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधि के संदर्भ में सही है। इस समय स्कूल में क्या चल रहा है उसको हमें बताना है, उसी के पर्सपेक्टिव में हमें यहाँ आंसर बताना है। देखिए आपको पता ही है, साइंस और सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एट एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लास, बिल्कुल ऐसा होता है। आपने देखा होगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपने देखा होगा कोई साइंस नहीं होती, वहाँ पर ईवीएस होती है। क्यों होती है? क्योंकि साइंस और एसएसटी को साथ लेकर पढ़ाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तहत जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सी पूरी तरह से यहाँ पर सही है। बाकी देखिए साइंस और मैथ को जो है वो एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है एलिमेंट्री पे, ये दोनों अपने जो है अलग होते हैं, तो ये भी यहाँ से जो है ए हमारा हट जाएगा। सी पूरी तरह से सही है, हमें साफ साफ दिख रहा है। अब सी सही है तो या तो सेकंड ऑप्शन सही है या थर्ड ऑप्शन सही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस इन सेकेंडरी क्लास, बिल्कुल। देखिए आप 10th तक एग्जाम देते हैं तो वहाँ विज्ञान का ही पेपर होता है। 11th के बाद से आपकी क्या होती है, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जो है वो अलग होते हैं। 10th तक जो है वो इनको एकीकृत करके ही पढ़ाया जाता है, तो बी और सी सही होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन, a group of student is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Which of the following is not a suitable indicator to assist them in this task? विद्यार्थियों के एक समूह में एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का कथनांक जो है वो माप रहे हैं, ठीक है। तो कौन से कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतन नहीं होगा? देखिए हम उन्हें कैसे आंकेंगे कि वो एक्टिविटी को कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर क्या दिखेगा, टीचर वहाँ पर ये देखेगा कि बच्चे जो एक्टिविटी है वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो जो स्टेप उनको फॉलो करने हैं एक्टिविटी में, कि जैसे उनको ध्यान रखना होगा कि थर्मामीटर जो है वो टच ना करे वॉल ऑफ द बीकर, क्योंकि वो फूट सकता है वहाँ पर। यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों का ना छुए, बिल्कुल इसके बेसिस पर आप उन्हें असेस करेंगे। पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर, बिल्कुल थर्मामीटर के अल्पमान जो न्यूनतम गणना है उस पर ध्यान दें। पता चला थर्मामीटर की जो रेंज है वो पहले से 50 डिग्री पर है, फिर तो बहुत हाई चला जाएगा,
तो लिस्ट काउंट जो है उस पर हमें अटेंशन पे करनी होगी, ये बात भी देखेंगे कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इनके थ्रू तो आप आकलन करेंगे कि वो एक्टिविटी सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर आप उनको एसेस करेंगे। आप देखेंगे कि बच्चे बीकर से वो थर्मामीटर तो नहीं मिला रहे, बच्चे ये कर रहे हैं, लिस्ट काउंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चे जो हैं स्टैंड का यूज़ कर रहे हैं टू सस्पेंड द थर्मामीटर, क्योंकि थर्मामीटर को वहाँ पर हम सस्पेंड करते हैं ना ताकि वो टच ना हो, थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो ये तीनों जो हैं यहाँ पर इनके बेसिस पर हम एसेस करेंगे। कथनांक को 100 डिग्री मापना, देखिए इसके थ्रू, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर सीधी सी बात है वो बढ़ेगा और आके 100 डिग्री पे जो है वो रुक जाएगा। तो ये मुझे लगता है मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री, ये एसेस करने के लिए एक सही तरीका नहीं होगा। बाकी देखते हैं ऑफिशियल में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो हैं एक्टिविटी में आपको ध्यान रखनी होंगी और इन्हीं के बेसिस पर टीचर जो है वो आपका आकलन जो है वहाँ पर करेगा उन्हें आंकने का जो है वो इन तीनों के बेसिस पर उन्हें आंकेगा। बाकी बॉइलिंग टेम्परेचर तो सीधी सी बात है 100 डिग्री आएगा, जो कि नॉर्मल टैप वाटर का होता है जब हम उसे गर्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर इन क्लास 7th स्टूडेंट। निम्न में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। देखिए अब हमें यहाँ पर इमेज बनती है कैसे, स्फेरिकल मिरर में। अब देखिए आपको पता है गोलीय दर्पण में आपके दोनों आ जाते हैं, कॉनकेव भी आ जाता है कॉन्वेक्स भी आ जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी होगी। एक्सप्लेनेशन कभी अच्छा नहीं होता, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो गए। अब आपको कंफ्यूजन होगा फर्स्ट और सेकंड में। देखिए सेकंड भी यहाँ से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसमें खाली प्लेन मिरर में जो है बच्चे अपनी इमेज को देख रहे हैं। अब प्लेन मिरर में देख रहे हैं तो, लेकिन जब से यहाँ पे पूछा है स्फेरिकल मिरर, गोलकीय दर्पण में दोनों आते हैं, कॉनकेव भी आता है कॉन्वेक्स भी आता है। तो उस केस में हम प्लेन मिरर में नहीं देखेंगे, तो प्लेन मिरर वाली एक्टिविटी नहीं कराएंगे, समतल दर्पण वाली एक्टिविटी। इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी बाहर होगा। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेज इन इट। वहाँ पर टीचर ने बच्चे से क्या करा कि जो चमकीला स्टील का स्पून है, क्योंकि वो गोलाकार होता है, गोलीय होता है, उसमें अपने प्रतिबिंब को देखें, क्योंकि आपको पता है उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 वाली एक्टिविटी यहाँ पर सबसे बेस्ट होगी और मुझे लगता है ये काफ़ी बच्चों ने सही कर दिया होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट implied by the statement good science education is true to the child, true to the life and true to the discipline। निम्न में से कौन सा इस कथन की परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। साइंस एजुकेशन शुड बी बिल्ड एंड लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट। बिल्कुल, विज्ञान शिक्षा को बच्चों और उनके आसपास वातावरण के बीच एक कड़ी होता है, यही तो होगा। क्या होगा, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड, क्योंकि हम ट्रू टू द लाइफ, ये लाइफ से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनको वातावरण से कनेक्ट करते हुए हम उनको चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो ये ट्रू टू द लाइफ हो गया। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। देखिए प्रोसेस ऑफ साइंस हो गया तो ट्रू टू द चाइल्ड हो गया। विज्ञान शिक्षा में विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे सेंटर में रहेंगे, तो ये ट्रू टू द चाइल्ड हो गया, तो सेकंड भी सही हो गया। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन द स्कूल। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। देखिए डिसिप्लिन से यहाँ पर ये मतलब नहीं कि स्कूल में अनुशासित रहना है, मतलब जो आप एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं उनमें आप चिटिंग ना करें, उनको सही से कर, अनुशासित तरीके से करें, वो है ट्रू टू द डिसिप्लिन। साइंस में साइंस क्लासरूम प्रैक्टिस शुड बी डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट, ये होगा बिल्कुल आपका ट्रू टू द डिसिप्लिन में। विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए, सही होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए, वो डिसिप्लिन को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ डिसिप्लिन को दिखा है, तो ये नहीं होगा। विज्ञान में डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बच्चा स्कूल में डिसिप्लिन रहे, वो मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से बाहर होगा और यही यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका बना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। देखिए मतलब 2-3 टीचर क्या हो रहा है, मिलके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो क्यों पढ़ाते हैं। देखिए ये किस चीज़ में मदद करेगा। इट इज़ इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर लार्ज साइज क्लास, नहीं ये वृहत्तम अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है कि क्लास में भैया ज़्यादा बच्चे हैं तो 2-3 टीचर मिलके पढ़ा लो। क्या इस सोच से हम पढ़ाते हैं? नहीं।
इट मेक द टास्क ऑफ एन असेसमेंट ईजियर, आकलन के कार्य को सरल बना देता है। नहीं, जो टीचर के काम को आसान करेगा उसको हम कभी अच्छा मेथड नहीं मानते, तो ये यहाँ से हट गया। बच्चों को ध्यान में रखना है, बच्चों के लिए आसानी लानी है, टीचर के लिए नहीं। तो ये असेसमेंट को आसान कर देगा, इसलिए हम टीम टीचिंग कराते नहीं। इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक होता है। देखिए ये भी यहाँ पर इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जितना अप्रोप्रिएट 1 है। इट बेनिफिट द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एक्सपर्टीज़, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। देखिए जो डाइवर्स एक्सपर्टीज़ रखते हैं, मतलब बहुत विस्तृत सोचते हैं, साइंस को मैथ से भी कनेक्ट कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट से भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये उन विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है जब टीम जो है वहाँ पर टीचिंग होगी, क्योंकि सारे टीचर वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबको वहाँ पर लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सूटेबल है। इस तरह से मैंने अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको पेडागोजी के क्वेश्चन बताए हैं जो मुझे लग रहे हैं कि ये यहाँ पर सही होंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा इन 30 में से आपने कितना स्कोर किया और आपका क्या यहाँ पर मार्क्स रहा। बाकी आगे भी हम तैयारी करते रहेंगे। अभी तो फिलहाल 6 मंथ के लिए जो है आपकी मैम ट्रेनिंग पर जा रही हैं 3 सितंबर से, तो उसके बाद हम देखेंगे हम आगे कैसे तैयारी करेंगे और क्या चीज़ करेंगे। बाकी चैनल से बने रहें। थैंक यू।